LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. बड़ा सवाल ये अभी इन्होंने कहा कि 4% कंट्रीब्यूशन है, उसको हम 15% तक कैसे ला सकते हैं। तो मैं यही आपसे नंदिनी जी पूछना चाहूंगा कि किसानों के लिए इस बजट में आप क्या देखती हैं। निर्मला सीतारमण ने, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने किसानों के लिए इस बजट में ऐसे क्या प्रावधान किए हैं जिससे एग्रेरियन इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में इजाफा आप देख पा रही हैं। थोड़ा सा ये मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आप विकास दर को देखेंगे 2003 से लेके 2008-9 के जो आंकड़े हैं वो था सबसे आज के हिसाब से एनुअलाइज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ अराउंड 8.7%, 8.4 से लेकर 8.7% उन 5 सालों के दौरान हुआ था। पर अगर आप उसमें देखेंगे तीनों सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, तीनों लगभग अप ट्रेंड में था। एग्रीकल्चर का रेट ऑफ ग्रोथ उस पीरियड में 4.9% था, जो कि एग्रीकल्चर कभी भी नहीं पहुंचे थे। तो इसकी मतलब ये है कि जो हमारे और पैनलिस्ट दोस्तों ने बोला कि एग्रीकल्चर के विकास के विदाउट एग्रीकल्चरल अप ट्रेंड आपकी कोई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए एग्रीकल्चर पे आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आज की बजट स्पीच अगर आपको याद होगा, मैंने शुरुआती हुई थी एग्रीकल्चरल सेक्टर के बारे में बोल के, लेकिन कोई ठोस एडिशनल एक्सपेंडिचर, इवन इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, इस तरह के कोई प्रॉमिस नहीं था। शुरू तो हुआ था कि एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना है, हमें उसको प्रोडक्टिव बनाना है, ये बातें कहे जो कि हर इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट में कहा जाता है, हर बजट में लगभग इस तरह के, लेकिन कोई ठोस प्रावधान, कोई एडिशनल एक्सपेंडिचर एग्रीकल्चर पे लग नहीं रहा। आज तो सरकार ने वो भूल भी गए हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम उसको डबल करने का जो 2022 की डेडलाइन, अब 3 साल हो गया, वो निकल गए हैं। लेकिन ऑल्टरनेटिव प्लान क्या है? मैं नहीं समझती हूँ कि एक गवर्नमेंट सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल खाली ये देख के होगा कि उन्होंने जो प्रॉमिस करता वो नहीं कर पाता। बहुत हालत ऐसे होते हैं जहाँ नहीं हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑल्टरनेटिव प्लान या स्ट्रैटेजी क्या है कि एग्रीकल्चरल इनकम, चलिए 2022 मिस कर दिए, 2027 की बात कीजिए, 2030-32 की बात कीजिए। आप एकदम जाके 2047 का तो नहीं बात कर सकते ना कि भारत विकसित होगा 2047 में, तब तक एग्रीकल्चर जिस तरह से है वैसे रहे। तीसरी ये बात है कि सरकार को एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस के सारा पहचान है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं, देखिए, जहां बिहार के फार्मर्स को कुछ छोटी मोटी राहत आज डिक्लेयर किया, आपको तो फार्मिंग कम्युनिटीज को एज अ होल ये देना चाहिए, सबके लिए आपको करना चाहिए। नहीं, बिहार के लिए तो मखाना बोर्ड निगम बनाया, लेकिन मैं एग्रीकल्चर में आपको बताना चाहूंगा कि अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार फोकस करेगी। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन है, इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फायदा मिलेगा। क्या ये सारे मेजर्स
आपको सफिशिएंट नहीं लगते पूरे? मैं आपका व्यू नहीं, जानना चाहता हूं, क्या आपको ये नहीं लगता जो एग्रेरियन इकोनॉमी 4%, आपने बताया कि 2003 से लेकर के 2009 तक ये 4.9 था और इकोनॉमी में तीनों सेक्टर का जबरदस्त कंट्रीब्यूशन था, पर क्या ये जो सरकार ने ये सारी घोषणाएं की हैं, क्या ये आपको सफिशिएंट नहीं लगता कि इकोनॉमी को बूम कराने के लिए जो एग्रीकल्चर पर सरकार का फोकस है वो समुचित नहीं है, उचित नहीं है? इससे एग्रीकल्चर नेग्लेक्टेड ही रहेगा, एग्रेरियन इकोनॉमी बूम नहीं करेगा। नहीं, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इसके मतलब नहीं है कि सरकार काफी काम एग्रीकल्चर के तरफ नहीं कर रहे तो कुछ भी ना करे। जो उन्होंने डिक्लेयर किया उनकी एक वैलिडिटी है, मैं उसको छीनना नहीं चाहती हूँ सरकारी एफर्ट से। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ ठोस जो बातें हैं कि एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज क्यों इतना वल्नरेबल हो गया, क्यों उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्यों ये जो सबसे बड़ी डिबेट जो कोई माने हैंडल नहीं करना चाहता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस या कॉस्ट कवरिंग प्राइसेस क्यों नहीं दिया जाए एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज को, इसका कोई ठोस उत्तर तो नहीं है। फार्मर्स क्या मांग रहा है? फार्मर्स तो ये नहीं कह रहे कि सबको हम जब प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट मार्केट में अपना बेचेंगे उसके रेट हम इतना चाहते हैं जो आपके शब्द और डेफिनेशन से मिनिमम रेट है उससे ऊपर ले, उसमें कम बेशी हो सकता है, लेकिन उससे नीचे ना ले, क्योंकि वो मिनिमम से नीचे जैसे चले जाते हैं और हमें डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता है प्राइवेट मार्केट्स में, हमारी वैल्यू कुछ नहीं चलिए, रहता। आप वही अगले फिर सीजन के लिए आपने हमारे बहुत पास बहुत कैपिटल बहुत नहीं रहता। बहुत वैलिड सवाल उठाया कि डिस्ट्रेस सेल करना पड़ता फार्मर को, और पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि किस तरह से किसान सड़कों पर नजर आए हैं। जैन साहब, क्या इस बजट में किसानों के लिए आप कुछ विशेष प्रावधान देख रहे हैं? और जो किसानों की असली समस्याएं हैं, क्योंकि 75% 70% भारत अभी भी गांव में है और एग्रेरियन इकोनॉमी किसानों की पैदावार इकोनॉमी को का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। सरकार के इस बजट में किसानों के लिए कुछ विशेष प्रावधान देख रहे हैं और आपको लगता है कि इससे गांव की दशा, किसानों की दशा सुधरेगी, अच्छी होगी? देखिए, प्रयास तो सरकार कर रही है, लेकिन मुझे लगता है और प्रयास करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो उनकी जो समस्या है वो मौसम है, तो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है, उन्हें पानी टाइम पे नहीं मिलता अगर बरसातें नहीं आती हैं। या फिर मैं देखता हूँ कि जो हमारे किसान हैं जो पैदावार करते हैं वो ज़्यादातर वो होती हैं जिसमें उनको ज़्यादा कमाई नहीं होती। अगर सरकार कुछ इस तरीके का स्टेप उठाए और ऐसी चीज़ें जिसमें उनको वैल्यू ज़्यादा मिलती है, जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, अगर उसके लिए कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे पूसा के अंदर है उस तरीके के हम हर जगह बनाएं सरकार, और वहाँ पर उनको ऐसी पैदावार करवाए जो महंगी चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि एवोकाडो है या ब्लूबेरीज हैं, ये चीज़ें हम हमारा देश इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट करता है गेहूँ चावल, जिसमें काफ़ी कम कीमत मिल पाती है किसानों को। तो उसके ऊपर अगर काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है जिससे किसान की इनकम बढ़ सकती है, तो इसमें देश को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, दूसरे जो डेफ़िसिट है कंट्री का इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का, उसमें भी डेफ़िसिट में भी कमी आएगी। तो वहाँ पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा किसान है उसको ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं मिल पा रही है। अगर मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही, तो वहाँ पर तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है और चलिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह बनाने चाहिए सरकार को। आप ये बात कर रहे, खेमका साहब आपका क्या टेक है? देखिए, एक तो माइंडसेट ये चल रहा है कि हम एग्रीकल्चर पे अपनी डिपेंडेंस कम करें और पॉपुलेशन को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लेके आएं।
परंतु ये देश का सौभाग्य है कि अभी भी 50% से ज़्यादा जनसंख्या गांव में रह रही है और रूरल इकोनॉमी में रह रही है। और जब मैं टोटल इंटायरिटी की इकोनॉमी की बात करता हूँ तो जितना भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी है या सर्विस सेक्टर भी है, अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मैं दो वर्ड लगा रहा हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो टोटल जीडीपी रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर से कम 60-70% चलती है, अगर मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो। चाहे बिजली की खपत के माध्यम से ले लीजिए और चाहे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ले लीजिए और चाहे जो वो दूसरी सर्विसेज को यूज़ करते हैं या कपड़ा यूज़ करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस देश की टोटल इकोनॉमी रूरल सेक्टर पे डिपेंडेंट है और वो एक कंसिस्टेंटली चल रही है। लेकिन जो मैडम ने कहा उसमें इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुई है और वहाँ कैपिटल फॉर्मेशन के भी इश्यूज हैं। तो हमारे को लोग वहाँ पर कैसे वहीं पर रहें और वहाँ पर काम करें और उनका कंट्रीब्यूशन राइट ढंग से मेज़र करके इस इकोनॉमी में आए। जब तक उसके राइट मेजरमेंट नहीं होगा उन लोगों की इम्पोर्टेंस नहीं बनेगी और जो ये नीति निर्धारक लोग बैठे हैं उनको डिप्राइव्ड दिखलाएंगे, उनका कंट्रीब्यूशन 12% इन द जीडीपी दिखलाएंगे, उनकी ग्रोथ रेट 4% इन जीडीपी दिखलाएंगे, तो कहेंगे इनको यहाँ से हटा के और ले आओ। और आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि सारा ये एग्रीकल्चर का भी कॉर्पोरेटाइजेशन हो जाएगा और इतनी बड़ी जनसंख्या को अगर भगवान ने, ये तो हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी है ऊपर वाले की, कि लगातार कई वर्षों से हमारे पास कोई ऐसा अकाल नहीं पड़ा, कोई ऐसी फ्लड नहीं आई जिसमें हमारा ग्रेन प्रोडक्शन कम हुआ हो। और अभी हमारे को हम अगर मेजर्स और दूसरी, जैसे जैन साहब ने भी कहा कि पूसा की तरह या पंथ यूनिवर्सिटी की तरह या और हम और प्रयोग करके बीज खाद और सिंचाई की व्यवस्था कर लें और कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर की तरफ और ज़्यादा ध्यान दें, जिसमें से उन कोऑपरेटिव की बात जब मैं करता हूं तो साथ में एक बात और लगाना चाहूँगा, वहाँ पर जो ये उसके ऊपर दादागिरी है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन और हमारे को न्यू इक्विपमेंट एज फार एज इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज कंसर्न उनके लिए, क्योंकि यहाँ पर आधा एकड़ का भी खेत है जो हम जोतते हैं या उससे भी कम है, तो उसके लिए कौन से इक्विपमेंट हम लाएं नए, तो जिससे कि वो किसान उसके अंदर वो खरीद के, आज वो किसान खरीद ही नहीं पाता वो इक्विपमेंट, और उसके लिए वो खेती करना वाइबल हो। आज मैं तो ये कह रहा हूँ कि यूपी बिहार देश को खिला सकते हैं और पूरी कंट्री पूरे विश्व को खिला सकती है, और जिसके पास अन्न है उसके पास आसन है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाला समय हमारे को अपने सोच के रवैये को कहीं ना कहीं बदलना होगा। एग्रीकल्चर को भी मिडिल इकोनॉमिक ग्रोथ के मिड में लाना होगा और इसके इर्द गिर्द हमारा जो सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो ग्रो करेगा, जो इंडस्ट्री समझ रहे हैं कि टी ब्रांड टाटा का या नमक ब्रांड टाटा का या और जितने भी, गोदरेज भी है तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कंपनी है उसके पास है, अगर कोई टाटा है तो उसके पास भी है, बिरलाज है तो उसके पास भी है, रिलायंस है तो उसके पास भी है, तो सभी लोग तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो इसको बड़े ध्यान में रखते हुए हमारे को उनका जो शेयर है और देना पड़ेगा। और जब हम कहते हैं कि फ्री बीज टू द फार्मर्स, इसके फ्री बीज नहीं है, ये उनका हक है जो बात की कि कॉस्ट रिकवरी कम से कम उनकी इंश्योर की जाए और उनको एक रीजनेबल मार्केट, परंतु वो गारंटी के तहत नहीं हो सकता। मेरा ये भी मानना है कि वो गारंटी के तहत ना होके उसका एक अपने आप में एक कोई सिस्टम बनना चाहिए जो कि बन सकता है। बिल्कुल। और जैसा कि जैन साहब कह रहे थे वही मैं, जो सरकार ने कहा है, वित्त मंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन चलाएंगे, अनुसंधान उच्च पैदावार बीजों की 100 से अधिक किस्मों को उपलब्ध कराएंगे। कपास उत्पादकता मिशन के तहत उत्पादकता में पर्याप्त बढ़ोतरी होगी और कपास के लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा दिया जाएगा, किसानों के आमदनी को बढ़त मिलेगी। इसी तरीके से मछली के बाजार में भी मछली पालन में 60,000 करोड़ का मार्केट है। अंडमान निकोबार
और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा देगी। तो ऐसे कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों आदि को क्रेडिट मिलता है। इसकी सीमा 3 से 5 लाख कराई जाएगी। तो कुछ सारे स्टेप्स हैं, लेकिन आप लोगों ने बेहतर तरीके से बताया कि आखिरकार किसानों को फोकस में रखते हुए हम कैसे अपने इकोनॉमी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इकोनॉमी किस तरीके से उन पर निर्भर करती है, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब हम अगले सेक्टर की तरफ चलना चाहेंगे। नंदिनी दत्ता जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कहते हैं रेलवे लाइफ लाइन है, रेलवे उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम भारत को जोड़ती है। रेलवे सेक्टर में आप क्या देख रही हैं? सरकार ने रेलवे में बेहतर व्यवस्था के लिए, बेहतर आवाजाही के लिए क्या कुछ किया है? क्या आपको रेलवे सेक्टर में कुछ दिखाई पड़ता है जो सरकार ने और उन्नत सेवा देने का प्रयास किया है? रेलवे के प्रति मैं समझती हूँ ये एक